तो सभी भाइयों एवं बहनों को नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। मेरा नाम है अतुल शुक्ला और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए मध्य प्रदेश महिला पर्यवेक्षक भर्ती 2025 से संबंधित महत्वपूर्ण वीडियो है ब्रह्मास्त्र नंबर 7। यानी कि इससे पहले हम 6 ब्रह्मास्त्र करा चुके हैं। जिन लोगों ने अभी तक नहीं देखा है, चैनल के अंदर प्लेलिस्ट बनी हुई है महिला परीक्षक फ्री क्लास के नाम से, वहां पर जाकर के आप सभी ब्रह्मास्त्र देख सकते हैं। ठीक है, जैसा कि आपको पता है एग्जाम डेट 28 फरवरी से हटकर के 7 मार्च हो गई है और आज एडमिट कार्ड भी आ गया है। लेकिन ध्यान रखना, कभी भी परेशान नहीं होना है। जो एडमिट कार्ड है वो केवल जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं उनका एडमिट कार्ड अभी आया है। सुबह हमने वीडियो बना दिया है, वीडियो जाकर के देख लेना, वहां पर आपको पूरी डिटेल में जानकारी मिल जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का एग्जाम होगा, यानी कम से कम 5 से 6 दिन का समय उन लोगों को और मिल गया है जिन लोगों ने महिला परीक्षक का फॉर्म भरा है, महिला सुपरवाइजर का फॉर्म भरा है। ठीक है, तो आपके जो एग्जाम है वो लगभग मान के चलिए 12 के बाद में ही होंगे। तो अभी भी आपके पास में मौका है, अभी भी आप लोग तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सिलेक्शन पर यह अंतिम प्रहार है। ठीक है, जो हमारी ब्रह्मास्त्र सीरीज चल रही है बहुत फायदेमंद साबित होगी आप लोगों के लिए। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि आगे जितनी भी वीडियो आने वाली हैं वो टाइम टू टाइम आपके पास में पहुंच सके। ठीक है, साथ ही साथ में आप लोगों को बता दें, जिन लोगों के एडमिट कार्ड आ गए हैं वो लोग भी ध्यान दे लीजिए और जिन लोगों के आगे एग्जाम होने वाले हैं वो लोग भी सुन लीजिए। अगर आपकी अच्छी खासी तैयारी हो गई है लेकिन अभी भी आपके मॉक टेस्ट में नंबर कम आ रहे हैं, तो ऐसे में आप ऑल सब्जेक्ट 10 प्रैक्टिस सेट ले सकते हैं सक्सेस जंक्शन का। ये ऐसे प्रैक्टिस सेट होंगे, इनमें ऐसे क्वेश्चन होंगे जो आपके एग्जाम में छपे मिलेंगे, इसलिए ये आपके नंबर को 15 से 20 नंबर तक बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो 15 से 20 नंबर अगर आप बढ़ाना चाहते हैं अभी भी, तो आपके पास में समय है। 129 रुपए का कंप्लीट 10-10 प्रैक्टिस सेट ले लीजिए। इसके साथ में आपको जितने ब्रह्मास्त्र हमने कराए हैं वो सारे ब्रह्मास्त्र मिलेंगे और साथ में टॉप 100 की जो पीडीएफ कराई है वो टॉप 100 की पीडीएफ भी आपको दी जाएगी, टॉप 100 क्वेश्चन वाली। ठीक है, तो जिन लोगों की तैयारी अच्छी खासी लेकिन नंबर कमा रहे हैं वो अपने 129 वाले कंप्लीट प्रैक्टिस सेट मंगवा लीजिए। इसके अलावा जिन लोगों की बिल्कुल भी तैयारी नहीं हुई है लेकिन एग्जाम डेट आगे बढ़ गई है और पहले जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का एग्जाम हो रहा है और आपने महिला सुपरवाइजर का भरा है, यानी कि आपका एग्जाम 12 तारीख के बाद में होगा, तो ऐसे में आपको थोड़ा और समय मिल गया है। तो जिन लोगों की बिल्कुल भी तैयारी नहीं है वो लोग तुरंत 199 वाला कंप्लीट पैकेज मंगवा लें। इसमें आपको कंप्लीट थ्योरी मिलेगी, सारे सब्जेक्ट की कंप्लीट प्रैक्टिस सेट मिलेंगे, सारे ब्रह्मास्त्र मिलेंगे, सारी टॉप 100 की पीडीएफ मिलेगी और आगे जितनी भी मैराथन की वीडियो आने वाली है उन सब की पीडीएफ केवल 199 वालों के मिलने वाली है। तो जिन लोगों ने 199 का मंगवा लिया है वो लोग भी ध्यान से सुन लें और साथ ही साथ में जो लोग अभी भी सिलेक्शन लेना चाहते हैं उनके अंदर आग है कि हाँ सर एग्ज़ाम थोड़ा सा बढ़ गया है, डेट बढ़ गई है, हम सर मेहनत कर सकते हैं 7 से 8 घंटे, आप हमें मटेरियल प्रोवाइड करा दीजिए, तो वो लोग कंप्लीट 199 वाला पैकेज ले सकते हैं और अभी भी अपना सिलेक्शन ले सकते हैं। ठीक है, बाकी ओल्ड स्टूडेंट जिन लोगों को प्रैक्टिस सेट और ब्रह्मास्त्र चाहिए वो मात्र 49 रुपये का पेमेंट करके अपना स्क्रीनशॉट भेज के यहाँ पर प्राप्त कर सकते हैं ब्रह्मास्त्र और सारे के सारे प्रैक्टिस सेट जिन लोगों ने पहले 128 का ले रखा है। ठीक है, बाकी जिनको केवल थ्योरी चाहिए वो 128 का पेमेंट करके कंप्लीट थ्योरी ले सकते हैं सभी सब्जेक्ट की। ठीक है ना, आ गया समझ में कैसे कैसे आपको क्या क्या चीज़ चाहिए आप लोग मंगवा सकते हैं। चलिए, इसके अलावा जिन लोगों ने अपना एडमिट कार्ड देख लिया है भाई, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि आपका एग्जाम कब होने वाला है, आपको एग्जाम डेट क्या मिली है। अभी 2 लोगों ने हमको बताया कि एक का एग्जाम 7 तारीख को है और एक का एग्जाम 8 तारीख को है। आपका एग्जाम कब है आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। ठीक है, बाकी नोट्स मंगवाने के लिए आपको स्कैनर दिखाई दे रहा है, इस स्कैनर पर 199 या फिर 129 का पेमेंट करके उसका स्क्रीनशॉट इस व्हाट्सएप नंबर 7052547003 पर आपको सेंड कर देना है। तुरंत की तुरंत आपको लास्ट टाइम सिलेक्शन नोट्स जो है वो सेंड कर दिए जाएंगे, वही नोट्स कंप्लीट कर लीजिए। अभी भी समय है आपके पास में, अगर 7 दिन का भी समय है आपके एग्जाम में और आप 199 वाला नोट्स लेकर के मात्र 7 से 8 घंटे पर डे पढ़ाई करके उसको कंप्लीट कर लेते हैं तो अभी भी 660 में से एक सीट आपकी पक्की हो सकती है। ठीक है, तो जिसको भी चाहिएगा आप लोग मैसेज करके प्राप्त कर सकते हैं या फिर पेमेंट करके जो है भेज दीजिएगा मैसेज, आपको नोट्स मिल जाएंगे। चलिए अब शुरुआत करते हैं। पोषण एवं स्वास्थ्य से हम शुरुआत करने वाले हैं। 60 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। 60 में से आपके कितने नंबर आए हैं वो आपको लास्ट में कमेंट बॉक्स में कमेंट करना होगा और लास्ट में हम आपको इस जो आपको मॉक टेस्ट करा रहे हैं ब्रह्मास्त्र नंबर 7 का कट ऑफ भी बताने वाले हैं कि आपके इतने नंबर हैं तो आप सेफ जोन में हैं, आपकी तैयारी अच्छी खासी है। ठीक है ना, तो चलिए भाई शुरू करते हैं। आइए देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, एक वयस्क मानव के कितने दांत होते हैं? 28 होते हैं, 52 होते हैं, 32 या फिर 30? बताइए। सही आंसर
ऑप्शन नंबर डी, यानी कि एक वयस्क जो मानव होता है उसके 32 दांत होते हैं। कहते नहीं भैया तेरी 32 ही तोड़ दूंगा, ठीक है ना, मतलब कि 32 दांत एक वयस्क मानव के होते हैं। ऐसा नहीं कि आपके एग्जाम में सारे प्रश्न कठिन मिलेंगे, क्वेश्चन आपके सरल भी आएंगे, कठिन भी आएंगे, मॉडरेट भी आएंगे, हर तरह के क्वेश्चन आएंगे और उसी तरह से हम आपको तैयार भी करेंगे कि आप हर तरह के क्वेश्चन से डील कर सकें, ठीक है ना। तो 32 बिल्कुल सही आंसर होगा। अगर किसी ने तोड़े नहीं होंगे आपके तो पूरे के पूरे 32 होंगे, और अगर तोड़ दिए तो भाई समस्या हो सकती है। चलिए, टिटनिस को अन्य किस नाम से जाना जाता है? इसमें से आपका एक क्वेश्चन हम पूछेंगे जो बहुत लोगों को कंफ्यूज करता है। कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करना रहेगा, ठीक है। पहले समझा देते हैं। तो टिटनिस को किस अन्य नाम से जानते हैं? काली खांसी नहीं भैया, इसको पर्टुसिस कहते हैं। ब्लैक फंगस नहीं, ये तो अभी अभी हुआ था, ठीक है। लॉकजा कहते हैं, फिर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। टिटनिस को हम लॉकजा भी कहते हैं। लॉकजा क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जबड़ों को लॉक कर देता है, ठीक है ना। इसे जबड़ा लॉक करने वाली बीमारी भी कहते हैं। अगर किसी को टिटनिस हो जाता है उसके जबड़े लॉक हो जाते हैं, तो इसलिए हम इसको लॉकजा जो है बीमारी भी कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे वाले क्वेश्चन देख लेते हैं, डीपीटी वाले में देख लेंगे, ठीक है ना। उसमें क्वेश्चन कुछ इस तरह का है, भाई जो डीपीटी का टीका होता है, डीपीटी का टीका वो कहाँ पर लगाया जाता है? शरीर में संसाधित स्थान कहाँ पर होता है जहाँ पर डीपीटी का टीका लगाया जाता है, ठीक है। तो आपको अगर ऑप्शन में जांघ की पार्श्व मतलब जांघ में पार्श्व जो उसकी परत होती है वो अगर मिले तो वो भी बिल्कुल सही आंसर है। लेकिन अगर उस मांसपेशी का नाम दे दें जिसमें ये टीका लगाया जाता है तो सबसे पहले आप प्रेफरेंस उस मांसपेशी को करेंगे, अगर उस मांसपेशी का नाम दिया गया, ठीक है। तब आपको जांघ नहीं लिखना होगा, तब उस मांसपेशी का नाम लिखना होगा। तो उस मांसपेशी का नाम क्या है जहां पर डीपीटी का टीका लगाया जाता है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपको बताना है। आप गूगल पे सर्च करके भी कमेंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बाकी कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। नहीं आता है कोई दिक्कत नहीं है, कमेंट बॉक्स में आकर के देख लेना, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आंसर किए रहेंगे। बाकी अभी आगे 2-3 क्वेश्चन और आएंगे, उनमें से भी किसी न किसी क्वेश्चन का आप आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए, तो टिटनिस को लॉकजा बीमारी कहते हैं, आपने समझ लिया सब कुछ। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। भारत में किस वर्ष तक सिकल सेल एनीमिया से मुक्त कराने का लक्ष्य रखा गया है? यानी भारत ने कब तक यह लक्ष्य रखा है कि भारत पूरी तरह से सिकल सेल एनीमिया से मुक्त हो जाएगा? 2042, 2047, 2052 या फिर 2025? सही आंसर ऑप्शन नंबर बी 2047 ये भारत का लक्ष्य है सिकल सेल एनीमिया से मुक्त होने का। फैक्ट वाला प्रश्न है, याद रखिएगा। नंबर 4, गर्भावस्था के निदान का सबसे विश्वसनीय टेस्ट कौन सा होता है? यानी कि जब कोई लेडीज प्रेग्नेंट रहती हैं तो सबसे विश्वसनीय टेस्ट इनमें से कौन सा होगा? ईसीजी टेस्ट, ईसीजी तो होता नहीं भैया, ये तो हृदय के लिए होता है। अल्ट्रासोनोग्राफी, नसबंदी या फिर इनमें से कोई नहीं? सही आंसर ऑप्शन नंबर बी अल्ट्रासोनोग्राफी होता है। आप सब लोग देखते हो कि डॉक्टर अगर नहीं समझ में आता कुछ तो वो क्या करते हैं, सोनोग्राफी लिख देते हैं कि जाइए सोनोग्राफी करा के लाइए, उसका रिजल्ट दिखाइए, उसकी रिपोर्ट दिखाइए, तब हम कोई फाइनल रिजल्ट पर पहुंच पाएंगे। तो गर्भावस्था में किसी भी समस्या के निदान के लिए सबसे विश्वसनीय टेस्ट कौन सा होता है? अल्ट्रासोनोग्राफी होता है। थोड़ी सी स्पीड को तेज रखें क्योंकि मैथ रीजनिंग भी हमको करना रहेगा, ठीक है ना। नंबर 5, मध्य प्रदेश में संजीवनी मोहल्ला क्लिनिक कब चालू किया था? एग्जैक्ट डेट आपसे पूछी गई है। संजीवनी मोहल्ला क्लिनिक कब चालू किया गया था? मध्य प्रदेश एमपी जीके का प्रश्न है। 12 जनवरी 2020, 7 दिसंबर 2019, 11 जनवरी 2022 या फिर 23 दिसंबर 2024? सही आंसर ऑप्शन नंबर बी है 7 दिसंबर 2019 को मध्य प्रदेश में संजीवनी मोहल्ला क्लिनिक की शुरुआत की गई थी। चलिए, नंबर 6, लालिमा अभियान, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है लालिमा अभियान, ये तो भैया छपा मिलेगा आपको, ठीक है ना। तो इस पर स्टार मार्क कर लीजिए। लालिमा अभियान कब चालू किया गया था? 1 नवंबर 2016, 1 अक्टूबर 2016, 1 जुलाई 2016 या फिर इनमें से कोई नहीं? सही आंसर ऑप्शन नंबर ए है 1 नवंबर 2016 को लालिमा अभियान चालू किया गया था। नंबर 7 देखिए, 3 से 6 वर्ष के बच्चे के लिए प्रतिदिन लगभग कितना प्रोटीन आवश्यक होता है? अगर बालक 3 से 6 वर्ष का है तो कितना प्रोटीन उसको प्रतिदिन चाहिए? 46 ग्राम, 36 ग्राम, 49 ग्राम या फिर इनमें से कोई नहीं? सही आंसर ऑप्शन नंबर ए 46 ग्राम प्रोटीन उसको चाहिए रहता है। आईसीएमआर की पीडीएफ जिन लोगों ने 199 का लिया है पीडीएफ, उनको हमने आईसीएमआर की पीडीएफ भी दी है, साथ ही साथ में योजनाओं की पीडीएफ दी है। ये सारी पीडीएफ हमने दे रखी हैं। आईसीएमआर में इन सारी बातों पर चर्चा की गई है। तो एक बार आईसीएमआर की पीडीएफ जरूर देख करके जाना जब आप एग्जाम सेंटर में जाना, तो ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। और हाँ, आज से क्योंकि एग्जाम की डेट भी आ गई है, एडमिट कार्ड भी आ गए हैं, तो सक्सेस जंक्शन आज से आपके लिए शुरू कर रहा है सुपर मैराथन क्लास। हर सब्जेक्ट की सुपर मैराथन क्लास हम चालू करने वाले हैं, जिसमें आपको हर सब्जेक्ट के लगभग 300 प्रश्न आपको हर सब्जेक्ट के दिए जाएंगे, जो मोस्ट
मोस्ट वीवीआई होंगे, यानी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो प्रश्न होंगे वो 300 मोस्ट वीवीआई प्रश्न आपको दिए जाएंगे। क्लास चालू की जाएगी आज शाम को 6 बजे। फर्स्ट क्लास पोषण एवं स्वास्थ्य की आने वाली है, ठीक है ना। स्वास्थ्य ठीक रहा तो आज शाम को 6 से 7 बजे के बीच में आपको ये क्लास मिल जाएगी, जिसमें मोस्ट इंपोर्टेंट महामैराथन कह सकते हैं पोषण एवं स्वास्थ्य की आपको मिलने वाली है, ठीक है ना। इसका पीडीएफ 199 वालों को ही केवल दिया जाएगा। तो जिन लोगों ने 199 का जो है पेमेंट करके स्क्रीनशॉट रखा है वो स्क्रीनशॉट को सेव रखना। आप लोगों को ये जो महामैराथन है इसकी भी पीडीएफ आपको दी जाएगी। चलिए 8 नंबर, या फिर जिन लोगों ने 49 रुपये का पेमेंट करके बाद में जो है नोट्स लिए होंगे उनको भी मिलेगा। किस विटामिन को तंत्रिकीय शोधरोधी विटामिन के रूप में भी जाना जाता है? चलिए देखते हैं सही आंसर क्या होगा। विटामिन एच को, विटामिन डी को, विटामिन के को, या फिर विटामिन बी1 को। बताइए किसे तंत्रिकीय शोधरोधी विटामिन के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। विटामिन बी1 को तंत्रिकीय शोधरोधी, यानी कि ये क्या करता है, तंत्रिका के शोध में दिक्कत पैदा करता है। तो तंत्रिकीय शोधरोधी विटामिन के नाम से किसको जानते हैं? विटामिन बी1 को। चलिए नंबर 9 देखिए, डीपीटी टीके के अंतर्गत निम्न में से किस बीमारी को कवर नहीं किया जाता? ध्यान रखना, नहीं लगा हुआ है। टिटनिस को करते ही हैं, काली खांसी इसे पर्टुसिस कहते हैं, तपेदिक इसे टीबी कहते हैं, या फिर डिप्थीरिया। तो सबको पता है डीपीटी के टीके के अंदर कौन कौन सी बीमारी आती है? टिटनिस, काली खांसी, डिप्थीरिया। लेकिन जो ये तपेदिक है जिसे हम टीबी कहते हैं, इसका अलग से टीका लगता है, डीपीटी के अंतर्गत नहीं आता है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। बाकी डीपीटी के बारे में जो प्रश्न पूछा है याद रखना, डीपीटी का टीका किस मांसपेशी में लगाया जाता है? जांघ में तो लगाया जाता है, जांघ के पार्श्व भाग में लगाया जाता है, ठीक है। लेकिन अगर आपको मांसपेशी का नाम दिया है तो आपको मांसपेशी वाला ही आंसर लगाना है, ठीक है ना। चलिए अब उसको आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, कहाँ पर लगती है, कौन सी मांसपेशी होती है। नंबर 10 देखिए, विश्व हीमोफीलिया दिवस कब मनाया जाता है? 27 अप्रैल को, 17 अप्रैल को, 21 अप्रैल को, या फिर 16 अप्रैल को। आइए देखते हैं सही आंसर क्या रहने वाला है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है, 17 अप्रैल को। 17 अप्रैल को विश्व हीमोफीलिया दिवस मनाया जाता है। अब आज आपसे हम प्रश्न पूछने वाले हैं कि अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? अहिंसा दिवस, ठीक है ना। चलो एक आपको हम क्लू दे रहे हैं, इस दिन हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में घोषित किया गया है। अब कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि आप बताइए महात्मा गांधी जी का जन्म किस दिन हुआ था। अगर ये भी नहीं लिख पाया ना, बहुत आपने वो याद किया होगा ऐसे महात्मा गांधी जी के ऊपर, सबने याद किया होगा कि महात्मा गांधी जी का जन्म कब हुआ था। यही आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस घोषित किया गया है अभी हाल ही में, तो कब अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है वो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। क्लू हमने दे दिया, जिस दिन महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था उसी दिन मनाया जाता है। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, ठीक है। चलिए 11 नंबर, मिशन इंद्रधनुष 4.0 की शुरुआत किस जिले से की गई थी? मिशन इंद्रधनुष को हमने आपको बताया है टीकाकरण के लिए मिशन इंद्रधनुष शुरू किया गया है। इसके 3 वर्जन आ चुके हैं। चौथा वर्जन कहां से शुरू किया गया था? तो जयपुर से, ठीक है ना। अब 4 वर्जन आ चुके हैं, तो जयपुर से चौथा वर्जन शुरू किया गया था मिशन इंद्रधनुष 4.0। इसकी शुरुआत जयपुर से की गई थी। नंबर 12 देखिए, खसरा के लिए कौन उत्तरदायी होता है? खसरा नामक रोग आपने सुना है, खसरा रुबेला, तो किसकी वजह से होता है? जीवाणु की वजह से, वायरस विषाणु की वजह से, कवक की वजह से, या फिर इनमें से कोई नहीं? सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वायरस की वजह से खसरा नामक रोग हो जाता है। सबको बताया है। खसरे का टीका कब लगाया जाता है ये अगर आपको याद हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना कि किस एज में, कितने एज का बालक हो जाता है जब उसे खसरे का टीका लगाया जाता है। चलिए भैया, माँ के पहले गाढ़े पीले दूध में प्रोटीन के अलावा और क्या पाया जाता है? देखो प्रोटीन तो होती है, आपको हमने बताया ना, कोलेस्ट्रॉल कहते हैं इसको। इसमें प्रोटीन अच्छी मतलब बहुत अच्छी मात्रा में प्रोटीन होती है, क्योंकि बच्चे का हड्डी बनती है, बच्चे के दांत वगैरह बनते रहते हैं, तो ऐसे में क्या होता है, प्रोटीन तो जरूरी होता है। तो प्रोटीन तो मिलता ही मिलता है। इसके अलावा और क्या होता है उसमें? कार्बोहाइड्रेट होगा, खनिज लवण होंगे, विटामिन होंगे, या फिर एंटीबायोटिक्स होते हैं। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, एंटीबायोटिक्स भी होते हैं, जो कि बच्चे की प्रतिरक्षा प्रणाली को, यानी कि रोगों से लड़ने की क्षमता को और भी मजबूत करते हैं और भी बूस्ट करते हैं। तो ये एंटीबायोटिक्स भी माँ के पहले गाढ़े पीले दूध में पाए जाते हैं। अमृत के समान होता है। कई बार हमने कहा है कि पहले गाढ़े पीले दूध को बच्चे को जरूर पिलाना चाहिए, ये जिंदगी भर उसकी रक्षा करता है, किससे? जो भी रोगाणु या फिर वायरस आते हैं। नंबर 14, राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम के अनुसार शिशु को कितने रोगों के लिए टीकाकरण लगाया जाता है? यानी कि जो टीकाकरण कार्यक्रम चालू किया गया है, तो बालक को कितने रोगों से बचाने के लिए टीकाकरण कार्यक्रम शुरू किया गया है? 6, 7, 8 या फिर 9? सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कुल 7 रोगों से बचाने के लिए टीकाकरण कार्यक्रम शुरू किया गया है। नंबर 15,
आशा कार्यकर्ता किस स्तर पर कार्य करती हैं? आप सबको पता है, आपने सुना भी होगा कि भाई मान लीजिए कोई लेडीज प्रेग्नेंट है तो आशा को बुला लाओ, आशा को बुला लाओ, आशा उसका इंजेक्शन लगवाएंगी, आशा आंगनवाड़ी लेकर के जाएंगी। तो किस स्तर पर आशा कार्य करती हैं? जिला स्तर पर, समुदाय स्तर पर, गांव पर या फिर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र? सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, गांव स्तर पर, ग्रामीण स्तर पर आशा लोग कार्य करती हैं और यही आशा गांव से ले जाकर के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तक पहुंचाती हैं। फिर बाकी आगे की जो प्रक्रिया होती है वो जो है डॉक्टरों के द्वारा की जाती है, लेकिन गांव स्तर पर कौन काम करता है? आशा लोग कार्य करती हैं। चलिए भाई, पहला पार्ट समाप्त। अच्छी स्पीड में अपन ने किया था क्योंकि मैथ रीजनिंग के लिए टाइम बचाना है। यहाँ से शुरू होगा आपका सामान्य ज्ञान एवं तर्क शक्ति और यहीं पर आपको मैथ्स और रीजनिंग भी देखने को मिलेंगे। आज कंप्यूटर के भी हमने अच्छे प्रश्नों को कवर किया है। बाकी कंप्यूटर की, मैथ की, रीजनिंग की सबकी पीडीएफ हमने दे रखी है। जिन लोगों ने 128 लिया है, 129 लिया है, 129 को नहीं मिली होगी, इसमें केवल प्रैक्टिस सेट दिए जाते हैं ना। तो जिन लोगों ने थ्योरी वाली ली होगी या फिर 199 कंप्लीट लिया होगा, उन सबको कंप्लीट जो है सुपर कंप्यूटर के नोट्स सारे दिए जा चुके हैं। ठीक है ना। देखिए, वीडियो के संचारण के लिए उपयुक्त तकनीकी कौन सी है बताइए? तो वीडियो संचारण का मतलब समझ रहे हैं? वीडियो कॉल, आप लोग वीडियो कॉल पर बात करते हैं ना, तो वीडियो कॉल पर जो यूज की जाने वाली तकनीकी है वो कौन सी होती है बताइए? जेपीईजी, ये तो फोटो की है, गलत हो गया। MP4 केवल वीडियो चलता है अपन टीवी पर जो देखते हैं, तो ये भी गया। 3GP एक वीडियो की क्वालिटी होती है जब आप अपने फ़ोन में पहले देखते थे, ठीक है ना, पुराने ज़माने में 3GP वीडियो हो गई, MP4 वीडियो होगी, अब तो इसका टाइम ही खत्म हो गया, ठीक है ना। तो फिर सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, MPEG बिल्कुल सही आंसर होगा। जो हम वीडियो कॉल पर बात करते हैं वो टेक्निक कौन सी है? MPEG। इसका फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, तो चलिए फुल फॉर्म भी आपको साथ में बता देते हैं। मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप, ये MPEG का फुल फॉर्म होता है, यह आपको याद रखना है। चलिए 17 नंबर देखते हैं। इंटरनेट पर जिम्मेदार व्यवहार के आचार संहिता को क्या कहा जाता है? आचार संहिता नाम तो सबने सुन रखा है कि एक ऐसा टाइम होता है जब चुनाव होने वाला होता है, 1 महीने पहले आचार संहिता लग जाती है। ऐसे में कोई भी नए काम नहीं कराए जाते, कोई विकास के काम नहीं कराए जाते हैं। लेकिन अगर यही आचार संहिता इंटरनेट पर लग जाए तो हम उसको क्या कहेंगे? बौद्धिक संपदा अधिकार कहेंगे, साइबर नैतिकता कहेंगे, साइबर कानून कहेंगे या फिर साइबर सुरक्षा कहेंगे? आइए आंसर देखें। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, हम उसको साइबर नैतिकता कहते हैं अगर इंटरनेट पर आचार संहिता लगा दी जाए तो। ठीक है, चलिए भैया अगला देखते हैं। आंसर दिख गया, देखा तो नहीं किसी ने? बताओ किसी ने देखा तो नहीं? अब चेहरे पे मुस्कान आ गई होगी, सब देख तो लिया, अब तो हम इसको ऐड करके रहेंगे, ठीक है ना। और जिन लोगों ने नहीं देखा उन्होंने कहा अरे ये क्या हो गया, आंसर तो दिख गया था, हम देख नहीं पाए। चलिए बताइए, MS वर्ल्ड 2007 में लैंडस्केप विकल्प किस ड्रॉप डाउन में मौजूद होता है? MS वर्ल्ड 2007 में जो स्क्रीन को लैंडस्केप करना होता है तो ये लैंडस्केप वाला विकल्प कौन से ड्रॉप डाउन में आपको देखने को मिलेगा? पेज साइज में मिलेगा, पेज ओरिएंटेशन में मिलेगा, पेज साइज 2 बार हो गया, चलो कोई दिक्कत नहीं, ये आंसर नहीं है, ठीक है ना, या फिर फॉन्ट स्टाइल में मिलेगा? सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पेज ओरिएंटेशन के अंदर आपको जो है क्या देखने को मिलेगा? लैंडस्केप का विकल्प आपको देखने को मिलेगा, किसमें? पेज ओरिएंटेशन में, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। 19 नंबर, आज हमने कंप्यूटर के अच्छे प्रश्न रखे हैं, ठीक है ना, क्योंकि कंप्यूटर भाई आपके एग्जाम में आएगा, हल्के में नहीं लीजिए, 3 से 4, 4 से 5 क्वेश्चन भी आ सकते हैं, ठीक है। देखिए, MS वर्ल्ड 365 में किसी भी समय हेल्पर व्यूअर विंडो खोलने के लिए किस फंक्शन की का यूज़ किया जाता है? अगर आप MS वर्ल्ड 365 यूज कर रहे हैं, आपको हेल्पर व्यूअर विंडो खोलना है, तो कौन सी शॉर्टकट की होगी जिसको दबा करके आप सीधे हेल्पर व्यूअर विंडो खोल सकते हैं? आइए देखते हैं। F1, F9, F10, F4। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, F1 की दबा करके आप सीधे हेल्पर व्यूअर विंडो खोल सकते हैं। नंबर 20 देखिए, बताइए 20 नंबर क्या होगा? निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा आयोग 1882 में बनाया गया था? 1882 में नियुक्त किया गया था। चलिए आंसर देख लेते हैं, उससे पहले आपको बता दें MPSI 2025 के नए सिलेबस के अनुसार नोट्स कंप्लीट हो चुके हैं, आप लोग ले सकते हैं। MP टेट वर्ग 3 चयन परीक्षा के नोट्स कंप्लीट है, MP आबकारी जिसकी लास्ट डेट आज है, ठीक है। जिन लोगों ने नहीं फॉर्म भरा भैया आज भी मौका है, 5 बजे से पहले फॉर्म भर लीजिए, बहुत अच्छी वैकेंसी होती है, कह सकते हैं मतलब वो ब्रेड एंड बटर वाली जॉब होती है, बढ़िया आराम से बैठ के जॉब करना रहता है, ठीक है। तो जरूर भर दीजिएगा। MP पुलिस, जेल वन रक्षक, इन सब के नोट्स अवेलेबल हैं, इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके आप लोग ले सकते हैं। चलिए, कौन सा आयोग 1882 में नियुक्त किया गया था बताइए? सैडलर आयोग, कोलकाता विश्वविद्यालय आयोग, हंटर आयोग या फिर विश्वविद्यालय आयोग? बताइए। आइए देखते हैं सही आंसर क्या है। ऑप्शन नंबर सी, हंटर आयोग है, जिसको 1882 में नियुक्त किया गया था। चलिए 21 देखते हैं। 21 क्वेश्चन क्या है?
भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम के द्वारा की गई थी? यानी भारत में संघीय न्यायालय जो बनाया गया था वो कौन से अधिनियम के अनुसार बनाया गया था? 1909, भारत सरकार 1919, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट या फिर 1935? किसके अनुसार बनाया गया था? सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी। जनरल नॉलेज में सब कुछ पूछेंगे, ये मत सोचना कि भैया बस हो गया, ठीक है ना। इसीलिए हमने हर चीज़ की नोट्स आपको दी है। हमने देखो बायोलॉजी में आपको केवल 2 चैप्टर पूछा जाएगा, कौन सा? श्वसन तंत्र, पाचन तंत्र। लेकिन हमने कंप्लीट बायोलॉजी की आपको जो है नोट्स दिए हैं। कंप्लीट बायोलॉजी मतलब हर पूरा जितना बायोलॉजी में होता है ना, पूरा बायोलॉजी आपको दे रखा है। उसमें आपको चित्र भी दिखाई देंगे, पूरा डायग्राम वगैरह कलर्ड दिखाएगा, ठीक है ना। क्यों दिया है? क्योंकि मान लीजिए बायोलॉजी से कहीं से अलग से प्रश्न पूछते हैं ना, तो आप उसको भी आसानी के साथ में सॉल्व कर सकें। नहीं तो वो अदर एग्जाम में तो काम में आ ही जाएगी, रेलवे वगैरह अगर आप देंगे तो वहाँ पर काम आ जाएगी। तो बायोलॉजी की हमने पूरे कंप्लीट टॉपिक दिए हैं, ठीक है। तो उसमें से केवल 2 ही चैप्टर पढ़ना है, जैसा कि हमने आपको बता रखा, ठीक है। और सबसे निवेदन है, जिन लोगों को नोट्स मिल चुके हैं कृपया अपने नोट्स डाउनलोड कर लीजिए भैया। आप लोग डाउनलोड नहीं करते हो, फिर बाद में कहते हो सर मेरे मोबाइल से डिलीट हो गए, सर मेरे व्हाट्सअप से डिलीट हो गए। तो आप लोग अपने अगर नोट्स को डाउनलोड कर लेंगे तो हमेशा के लिए आपके मोबाइल में सेव हो जाएंगे, ठीक है ना। तो तुरंत डाउनलोड कर लीजिएगा, बाद में फिर आपको नहीं दिया जाएगा, ठीक है। जैसे आपको नोट्स भेज रहे हैं, मुश्किल से 10 MB खर्च होगा, मुश्किल से 10 MB में सारे नोट्स डाउनलोड हो जाएंगे। क्यों? पीडीएफ बहुत कम की होती है ना, पता है ना आपको। पीडीएफ 303 KB की होती है, 400 KB की होती है। तो मुश्किल से 10 MB खर्च होगा, सारे नोट्स डाउनलोड हो जाएंगे। तो फिर क्यों नहीं डाउनलोड करते भैया, है ना। तो डाउनलोड कर लेना। भारत सरकार ने 1935 के द्वारा भारतीय संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी। चलिए यहाँ से शुरू होता है आपका मैथ और रीजनिंग। पहला प्रश्न है रीजनिंग का, क्या पूछ रहे हैं? संख्या 3 के सामने कौन सा अंक आएगा? डाइस वाला प्रश्न है। डाइस का हर लेवल आपको हम करा चुके हैं सभी ब्रह्मास्त्र में। नॉर्मल डाइस 3-4 डाइस जो आते हैं उसको करा दिया है, ठीक है ना। ओपन डाइस जो आता है उसको करा दिया है। ओपन डाइस में से कौन सा बनेगा कौन सा नहीं बनेगा ये भी करा दिया है। आज हम एक सिंपल सा डाइस लेकर के आए हैं। इन 2 डाइस में कंपेरिजन कीजिए और बताइए 3 के सामने कौन सा अंक आएगा? 4 आएगा, 2 आएगा या फिर 0 आएगा, 5 आएगा? बताइए इसमें से कौन सा अंक आएगा किसके सामने? 3 के सामने। चलिए अब हम बता देते हैं इसका आंसर। देखो जब भी 2 डाइस आपको दिए गए हों और उनकी 2 फलकों पर समान अंक हों तो समान अंक वाले फलक एक दूसरे के सामने आते हैं। जैसे 2 के सामने 2 आएगा, 5 के सामने 5 आएगा, तो कौन बचा? 3 बचा। और 3 के सामने कौन आएगा? 4 आएगा। यही आपसे पूछ रहे हैं कि 3 के सामने कौन सा आएगा। तो 3 के सामने ऑप्शन नंबर ए, 3 के सामने 4 आ जाएगा, ठीक है ना। कुछ खास समझाने को है नहीं। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। हाँ भैया यहाँ आ जाइए, कुल कितने वर्ग हैं? अभी तक हमने आपको ट्राइंगल वाली ट्रिक बताई थी, अब हम यहाँ पर आपको वर्ग वाली ट्रिक भी बता दे रहे हैं कि कैसे हम वर्गों को काउंट करेंगे। देखिए यहाँ पर पहले काउंट कर लीजिए। वर्ग काउंट करने के लिए एक नियम ध्यान रखना, 4/4। ये जो है 4/4 का है। अगर समान आपको वो दी गई हैं, लाइन दी गई हैं, समान आवर्त दिए गए हैं, तो आपके उस क्वेश्चन में ये वाला रूल काम करेगा। कौन सा रूल है? अब एक तरफ से गिनने बैठोगे 1 2 3 4 5 6 तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो आपको क्या करना है? नंबरिंग कर लेनी है। 1 2 3 4 ये नंबरिंग कर ली। बस अब इसी का स्क्वायर कर दीजिए और उसको जोड़ दीजिए। तो बताइए 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1 का स्क्वायर सर 1 होता है। 2 का स्क्वायर क्या होता है सर? 2 का स्क्वायर 4 होता है। 3 का स्क्वायर क्या होता है सर? 3 का स्क्वायर 9 होता है। 4 का स्क्वायर 16 होता है। बस इन सब को जोड़ लीजिए, इतने वर्ग इसके अंदर होंगे। जोड़िए, 4 1 5, 9 5 14, 14 और 16 30, कुल मिलाकर के 30 वर्ग इसके अंदर होंगे। 30 स्क्वायर इस डायग्राम के अंदर हैं, ठीक है। तो जहां पर भी आपको समान रो दिए गए हों, समान कॉलम दिए गए हों, यानी 4/4 का हो, 5/5 का हो, 6/6 का हो, उसमें ये रूल काम करेगा। जितने भी रो या फिर कॉलम हैं नंबरिंग कर लीजिए, 1 2 3 4, इन सब का वर्ग करके जोड़ दीजिए, उतने ही वर्ग आपके इस डायग्राम में देखने को मिलेंगे। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर हमने आपको बता भी दिया है। चलिए अब बताइए इनमें से कौन सा एक अलग है। अब देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन इसमें क्या होता है, व्यापम आपको फंसा देता है, ठीक है ना। आप कुछ भी आंसर लगा कर आए, अगर व्यापम का मन है कि हम इसको गलत करेंगे तो फिर वो गलत कर देगा, ठीक है। फिर आप जब ऑब्जेक्शन लगाएंगे तो वो अपना रूल बना करके दे देगा। कैसे? देखिए इनमें से कौन सा अलग है? गाय, शेर, हाथी, कबूतर, बताइए कौन सा अलग है? आपके अनुसार कौन सा इसमें से अलग होना चाहिए? अब देखो बहुत सारे लोगों ने शेर लगाया होगा, बहुत सारे लोगों ने कबूतर लगाया होगा। चलिए हमारा आंसर कौन सा है जो व्यापम ने माना था? सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, कबूतर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि ये सारे के सारे जो है वो पशु हैं, ठीक है ना। सारे के सारे पशु हैं और कबूतर जो है वो पक्षी है। तो ये तो भाई सही बात है, ये सबसे पहले यही रूल काम करता है, ठीक है। लेकिन व्यापम अगर तुमको फंसाना चाहेगा तो क्या कहेगा? ये सारे के सारे शाकाहारी हैं और जो शेर है ना वो मांसाहारी है, इसलिए हम शेर को आंसर मान रहे हैं। बोलो
आंसर की में अगर गलत उसने दे दिया तो अपनी बात को सही करने के लिए कि शेर इसमें से अलग है, वो यही रूल बताएगा कि शेर मांसाहारी, बाकी सब शाकाहारी हैं। लेकिन सही आंसर क्या है? कबूतर है। कबूतर सबसे सही आंसर होगा क्योंकि ये सारे जो हैं पशु हैं और कबूतर एक पक्षी है। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 25, पहला विकल्प जैसे दूसरे से संबंधित है वैसे तीसरा चौथे से। अब बताइए 19 371 से कैसे संबंधित है, उसी तरह से 18 किससे संबंधित होगा? कितनी बार आपको बताया है, जैसे ही 19 आए 20 आए जो भी आए, सबसे पहले वर्ग पर आपको ध्यान देना है। 19 का वर्ग कितना होता है? सर 19 का वर्ग 361 होता है। 361 में इन्होंने 10 जोड़ दिया है। अब वो 10 जोड़ा कहाँ से? सर अपने मन से जोड़ दिए क्या? नहीं भैया, इन्होंने क्या किया, 361 लिखा जो कि इसका वर्ग होता है, फिर इन दोनों अंकों को जोड़ा। दोनों अंकों को 19 को अगर जोड़िए तो क्या होगा? 1 + 9 कितना होता है? 10 होता है। ऐसा करके उन्होंने 371 लिख दिया। 361 + 10 371 हो जाएगा। हम भी क्या करेंगे? 18 का वर्ग करेंगे सर, 324 होता है। फिर क्या करेंगे? इसमें क्या ऐड करेंगे? 8 और 1। 18 को जोड़िए अगर 8 और 1 तो 8 और 1 कितना? 9 होता है। 9 को जोड़ दिए इसमें कितना आ जाएगा? 333 333, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करके आपको जाना है, ठीक है ना? क्योंकि ये क्वेश्चन क्या है, टाइम खींच भी सकते हैं और टाइम बचा भी सकते हैं। अच्छी खासी प्रैक्टिस कर रखी है तो टाइम बच जाएगा, नहीं तो फिर घूमते रह जाओगे, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। साथ ही साथ में सबसे निवेदन है भैया, ये नंबर जरूर सेव रखना हमारा 7052547003। इसी पर आपको अपने प्रश्न भेजने रहेंगे एग्जाम सेंटर से बाहर। जैसे ही आप निकलेंगे, जितने भी प्रश्न आपको याद रहें इस व्हाट्सएप नंबर पर अपने नाम के साथ में भेज देंगे। फिर जब हम एनालिसिस की वीडियो बनाएंगे उसमें आपका नाम लेंगे। भैया इन महोदय ने, बहुत बहुत धन्यवाद इन महोदय को, जैसे राहुल हैं, सोनम हैं, जो भी हैं, तो इन महोदय को बहुत बहुत धन्यवाद। इन्होंने इतने प्रश्न भेजे हैं, ठीक है ना? इनके इतने नंबर आए हैं। आप नंबर बताना चाहें तो बता सकते हैं, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्वेश्चन जरूर भेज देना आप लोग, ठीक है? निवेदन रहेगा आपसे। चलिए 26 नंबर देख लीजिए। देखो 26 नंबर मैथ यहाँ से शुरू हो जा रहा है, ठीक है? देखो, एक भिन्न में अंश और हर का योगफल और अंतर 125 और 117 है। ये क्या कह रहे हैं कि एक भिन्न है। भिन्न जानते हैं ना, a/b में अगर कोई चीज़ लिखी है तो हम उसको भिन्न कहते हैं, ठीक है? ऊपर क्या होता है? न्यूमरेटर होता है और नीचे डिनोमिनेटर होता है। यानी कि हिंदी में अगर हम बात करें तो ये आपका अंश होता है, ये आपका हर होता है, ठीक है? तो हम इसको n और d मान लेंगे। इनका ये कहना है कि अंश और हर का जो योगफल है वो 125 है और अंश और हर का जो अंतर है वो 117 है। तो बताओ वो भिन्न क्या होगी? अब आपसे भिन्न सीधे नहीं पूछा है, इन्होंने अंतर और योग दे दिया है। अब आपसे पूछा है बताओ भिन्न क्या होगी। हम बड़ी सरल से ट्रिक बताने वाले हैं और आप इस प्रश्न को हंसते हुए चुटकियों में सॉल्व करके आएंगे। आपने सॉल्व कर लिया क्या? आंसर लगा दिया क्या? चलिए अब सॉल्व करके हम बता देते हैं। ऐसे में आपको क्या करना है, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी 121/4 होगा। देखो ये कह रहे हैं कि अंश और हर का योगफल, ठीक है? तो n माने क्या होता है? ऊपर वाला हमने n मान लिया जिसे हम अंश कहेंगे और नीचे वाले को हर कहेंगे। हर को हम डिनोमिनेटर मानते हैं, d बोलते हैं, ठीक है? तो n + d, इसका योग कितना है? 125। उसके बाद में दोनों का अंतर यानी कि n - d कितना है? 117 है। बस अब इसमें से आपको n और d का मान निकाल लेना है। फिर उसके बाद में आपका आंसर n/d में रख दोगे तो आंसर आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करने बैठोगे तो बड़ा कठिन पड़ जाएगा, काटो जोड़ो घटाओ। सीधी एक ट्रिक याद रखिए, पहले देखो अगर आपको पहली यानी कि n का मान निकालना है तो इन दोनों को जोड़ करके 2 का डिवाइड दे दो तो n का मान निकल आएगा, ठीक है? अगर आपको d का मान निकालना है तो इन दोनों को घटा करके 2 का डिवाइड दे दो, d का मान निकल कर आ जाएगा, ठीक है? तो सबसे पहले हम n का मान निकालते हैं, इन दोनों को जोड़ते हैं। 7 5 12 हासिल 1, 2 1 3 1 4 हो जाएगा, 1 और 1 2 हो जाएगा, 242, ठीक है? 242 में जब 2 का डिवाइड देंगे तो 121 निकल करके आएगा, यानी n का मान 121 आ गया। कौन से ऑप्शन में दिया गया है n का मान 121? तो 121 एक तो इसमें दिख रहा है, एक इसमें दिख रहा है, यानी ये दोनों तो गलत हो जाएंगे, ये दोनों तो हटा ही देंगे। 2 ऑप्शन बचे, ठीक है? और n का मान 121 केवल ऑप्शन नंबर ए में आ रहा है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन आपको बहुत मन है कि नहीं हम d का मान भी निकालेंगे, तो d का मान निकालने के लिए आप क्या करेंगे? इन दोनों को घटा दीजिए, 2 का डिवाइड दे दीजिए। तो अगर इन दोनों को घटाएंगे और 2 का डिवाइड देंगे तो दोनों को घटा लीजिए तो 8 आएगा और 2 का डिवाइड देंगे तो 4 आ जाएगा, यानी कि 121/4 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऐसा आप हर उस जगह कर सकते हैं जहां पर आपकी विलोपन विधि लगती है और आपके सामने ऐसा क्वेश्चन आ गया कि आपको दोनों को जोड़ करके वो करना है, निकालना, x का मान निकालना है, y का मान निकालना है। तो ध्यान रखना, अगर ऐसे दिया हुआ x + y, ठीक है, x + y = 125
x माइनस वाई बराबर 117। बताइए x और y का मान क्या होगा। तो अगर आपको x का मान निकालना है तो इन दोनों को जोड़ करके 2 का डिवाइड दे दो, x का मान निकल करके आ जाएगा। अगर आपको y का मान निकालना है तो इन दोनों को घटा करके 2 का डिवाइड दे दो, y का मान निकल करके आ जाएगा। ठीक है, और अपना आंसर क्या आएगा, n अपॉन डी में आएगा। तो अभी अपन ने निकाला था n का मान 121 और d का मान 4। यही आपका ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। हर जगह आप इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर सॉल्व करके बता दिया है। आगे बढ़ते हैं भैया, 27 नंबर देखते हैं। सिंपल सा प्रश्न है, सॉल्व कर लेंगे। बॉड मास का रूल लगेगा, सबको दिख रहा है, सॉल्व कर लिया होगा आपने, हम भी सॉल्व करके बता देते हैं। 40 माइनस 60 प्लस 66 डिवाइड बाई 11 सरल कीजिए, इसका आंसर क्या आएगा। सबको पता है, सबसे पहले हम डिवाइड देते हैं। सबसे पहले कोष्टक के अंदर सॉल्व करते हैं और डिवाइड देते हैं। तो दीजिए, 11 से 66 को काटा 6 बार गया, 60 और 6 को जोड़ा 66 हो गया, और आगे क्या है 40 है। तो 40 में से जब हम 66 को घटाएंगे तो 26 बचेगा, लेकिन बड़ी संख्या माइनस की है, आगे माइनस आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आ गया समझ में, कुछ समझाना तो है नहीं, है ना। फिर से बता दें, अरे 11 से 66 काटा 6 बार गया, 60 और 6 को जोड़ा 66 आ गया, 40 आगे था, माइनस का चिन्ह था, 40 में से 66 घटाया, फिर 66 में से 40 घटाया, 26 बचा। बड़ी संख्या माइनस की है तो माइनस लग जाएगा। ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िए, चलो भैया, यहाँ से आपकी डीआई डेटा इंटरप्रिटेशन शुरू हो रहा है। देखो भैया, डीआई में क्या पूछा है। देखो, एक डीआई आपको दी गई है। इन्होंने कहा है कि यहाँ पर टिकटों की संख्या है कि कितने टिकट हमने बेचे हैं, और यहाँ पर स्टेट की संख्या है कि इन स्टेट या फिर इन देशों के लिए हमने टिकट बेचे हैं। अब इसी पर आपसे प्रश्न पूछा गया है। पहला प्रश्न देखो क्या कह रहा है, दुबई के लिए बेचे गए टिकट की संख्या और असम के लिए बेची गई टिकट की संख्या के बीच में क्या अनुपात है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, आप सॉल्व कर लो, फिर हम बताएंगे। ठीक है, दुबई के लिए बेची गई टिकट की संख्या बताओ कितनी है। ये रही दुबई, ये रही टिकट की संख्या, सर 80 है। ठीक है, अनुपात पूछा ना, हाँ सर, अनुपात का चिन्ह लगा दो। फिर क्या कह रहा है, दुबई के बाद में किसको बोला था, दुबई, अरे यार भूल भी जाते हैं अपन, दुबई असम, दुबई और असम। ठीक है, तो दुबई की 80 और असम की मिला लो, असम की हो गई 40, 30 नहीं है। ठीक है ना, देखो यहाँ से मिला, यहाँ से, ये देखो, ये सब बराबर आ रही, देखो इसके सामने का मानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, 40 होगा। तो 80 रेशियो 40 जब काटेंगे तो 40 एकन 40, 40 दूनी 80, 2:1 आपका सही आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, 2:1। ठीक है, तो पहले का आंसर 2:1 आ गया। आगे बढ़िए, अगला देखिए 29 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, पंजाब के लिए बेची गई टिकटों की संख्या हरियाणा के लिए बेची गई टिकटों की संख्या से कितना परसेंट अधिक है। देखना, दोनों क्वेश्चन बताएंगे। अगर आपसे पूछता है कि का कितना परसेंट है तो उसका अलग अलग आंसर आएगा, लेकिन अगर पूछता है से कितना परसेंट अधिक है तो उसका अलग आंसर आएगा। दोनों निकाल के बताएंगे। देखिए, चलो सबसे पहले क्या कह रहा है, आपने निकाल लिया क्या, आपके सामने ये 4 ऑप्शन है, आपका आंसर क्या आ रहा है पहले आप बता दो, उसके बाद हम बताते हैं। ठीक है, निकाल लिया होगा। अब चलिए अपन सॉल्व कर लेते हैं। क्या कह रहा है, पंजाब के लिए बेचे गए टिकटों की संख्या, देखो कहाँ पर है पंजाब, सर ये रहा पंजाब, 50 है सर। ठीक है, तो 50 माइनस, जब भी आपको परसेंट निकालना है, कितना परसेंट से अधिक है, कितने परसेंट से कम है, प्रॉफिट परसेंट कितना है, लॉस परसेंट कितना है, तो क्या करते हैं, दोनों का डिफरेंस निकालते हैं और नीचे बेस वैल्यू रखते हैं। ठीक है, और बेस वैल्यू पहली वाली वैल्यू होती है। चलो 50, उसके बाद क्या कह रहा है, हरियाणा, हरियाणा देखो कितना है, सर हरियाणा का 100 है, तो 50 में से 100 घटाएंगे और बेस वैल्यू क्या रहेगी, पहली वाली कौन सी है, पंजाब, बेस वैल्यू 50 रहेगी और गुणा करेंगे 100 का। अब यहाँ से अपनी परसेंटेज प्रॉफिट निकल करके आ जाएगा, परसेंटेज हानि निकल करके आ जाएगी, कितना परसेंट अधिक है ये निकल करके आ जाएगा। तो 50 में से 100 गया, 50 बचा, उसके बाद में नीचे बेस वैल्यू क्या है, 50 है, 50 से 50 को डिवाइड दो, एक बार जाएगा, गुणा में 100 है, यानी 100% ये अधिक है, कितना, 100% अधिक है। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा, 100%। वैसे भी आपको दिखाई दे रहा है ये तो 100 है, ये 100 है और ये 85 है, तो कितना है, 100% इससे अधिक है। ठीक है, अगर आपसे ये पूछा होता कि इसका कितना परसेंट है, जैसे आपसे पूछते पंजाब के लिए बेची गई टिकटों की संख्या, हरियाणा के लिए बेची गई टिकटों की संख्या का कितना परसेंट है, का कितना परसेंट पूछे तो 50 ऊपर लिखेंगे। ठीक है, मेन वैल्यू क्या है, हरियाणा इसमें यहाँ पर रहेगी, इसका कितना परसेंट पूछ रहे हैं ना, तो मेन वैल्यू यहाँ पर हरियाणा हो जाएगी, गुणा में 100 हो जाएगा और 100 से 100 कटेगा, 50% आपका आंसर निकल करके आ जाएगा। तो बहुत ज़्यादा लोग कन्फ्यूज होते हैं इसमें कि अगर का पूछा गया है तो क्या आएगा और परसेंटेज अधिक कम पूछा है तो क्या आएगा, तो दोनों आपको बता दिया, समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आपसे ये पूछे कितना परसेंट अधिक है, कितना परसेंट कम है, प्रॉफिट परसेंट पूछे, लॉस परसेंट पूछे, ऐसे में आपको दोनों का अंतर निकाल करके उसकी बेस वैल्यू से डिवाइड दे देते हैं।
प्रॉफिट लॉस में क्या करते हैं, दोनों का अंतर निकालिए, सीपी से कॉस्ट प्राइस से डिवाइड दे करके 100 का गुणा कर दीजिए। ठीक है, तो ये आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं 30 नंबर के प्रश्न पर चलते हैं। देखो 30 नंबर का प्रश्न क्या कर रहा है, राजस्थान में बेची गई टिकटों की संख्या का वर्ग क्या होगा। चलो सिंपल सा प्रश्न है, देख लेते हैं। सबसे पहले यहीं पर आप खत्म कर सकते हैं। देखो वर्ग पूछा ना, तो कौन सी ऐसी संख्या जो वर्ग नहीं हो सकती है। 500 किसी का वर्ग होता है क्या, नहीं होता है। 899 किसी का वर्ग होता है क्या, नहीं होता है। यानी कि या तो 625 होगा या फिर 400 होगा। चलिए अब लास्ट में आपके पास में टाइम नहीं बचा है, आपको तुक्का लगाना है। तो कभी भी आपको ए और डी पे नहीं लगाना, क्योंकि ये तो किसी का वर्ग होता ही नहीं है। तुक्का लगाएंगे तो या तो बी पे लगाएंगे या फिर सी पे लगाएंगे। चलिए देख लेते हैं, पूछा क्या है, राजस्थान। राजस्थान देखो कहाँ पर है, ये रहा सर राजस्थान। ठीक है, कहाँ पर है राजस्थान, ये रहा। संख्या कितनी है, सामने मिलाओ सर, संख्या 20 है। तो बस 20 का वर्ग पूछा है, 20 का वर्ग कितना होता है, 400 होता है। यही आपका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर है। चलो, तो ये आपका मैथ और रीजनिंग समाप्त होता है। अब शुरू करते हैं मैनेजरियल स्किल, जिसे हम कहते हैं प्रबंध की कौशल। चलिए अच्छे से करते हुए, समझाते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, आइए देखिए, अप्रशिक्षित नेतृत्वकर्ता को क्या कहा जाता है। कल भी बताया था आपको, जो यूथ क्लब वाले होते हैं क्या होते हैं, अप्रशिक्षित नेता होते हैं। अपने आप को नेता मानते हैं पर होते नहीं है। ठीक है, गुण उनमें नहीं होते हैं। यही पूछा है कि अप्रशिक्षित नेतृत्वकर्ता को हम क्या कहेंगे, शीर्ष नेतृत्वकर्ता कहेंगे, पेशेवर नेतृत्वकर्ता कहेंगे, स्वैच्छिक नेतृत्वकर्ता कहेंगे, या फिर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी है, स्वैच्छिक नेतृत्वकर्ता कहते हैं जो अप्रशिक्षित होते हैं, जिनको प्रशिक्षण नहीं होता है नेता बनने का। उनको हम अपने मन से जो नेता बन गए हैं उनको हम क्या कहेंगे, स्वैच्छिक नेतृत्वकर्ता होते हैं। एक एग्जाम्पल दें, देखो आपकी शादी हो रही है। ठीक है, ये रहे आप, आपकी शादी हो रही, ये मान लीजिए आपका दोस्त है, और ये बज रहा है डीजे। ठीक है, ये बज रहा है डीजे भाई साहब, और बड़े बड़े साउंड लगे हुए हैं जब बज रहा है डीजे। अब आप देखते होंगे कि जब शादी होती रहती है, लोग यहाँ पर डांस करते रहते हैं, उनके मित्र बंधु डांस करते रहते हैं। तो एक उनमें एक ना एक अंकल ऐसे जरूर होते हैं जो रास्ता दिखाते हैं, अरे भैया हटो, गाड़ी को निकलने दो, साइड हो जाओ, यहाँ पर डांस करो, यहाँ मत करो। ठीक है, यहाँ से गाड़ी को निकलने दो, यहाँ गाड़ी निकलने के लिए जगह होनी चाहिए, तुमको इतने में ही डांस करना है। अरे जल्दी जल्दी बढ़ो, धीरे धीरे क्यों चल रहे हो। तो उसमें एक नेता बन जाते हैं, एक अंकल जी, वो स्वैच्छिक नेता होते हैं। ठीक है, उनको कोई प्रशिक्षण नहीं देता इस काम के लिए, वे खुद से नेता बन जाते हैं। तो हम उसको क्या कहते हैं, स्वैच्छिक नेतृत्वकर्ता कहते हैं। ठीक है ना, समझ में आ गया। अब आपको हमेशा याद रहेगा कि अप्रशिक्षित नेतृत्वकर्ता किसको कहते हैं, जो खुद से, जो स्वैच्छिक नेतृत्वकर्ता हो जाता है, अपने मन से नेता बन जाता है, उसको हम अप्रशिक्षित नेतृत्वकर्ता बोलते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको एक लग जाती है, क्या लग जाती है, समझ रहे हो क्या लग जाती है। ठीक है, फिर वो अपने आप ही नेता बन जाते हैं और ऐसी बात करेंगे कि उनसे बड़ा ज्ञानी कोई है ही नहीं। ठीक है, सारे डीजे वालों कहेंगे तुम लोग बहुत बेकार हो, अच्छे से डांस करो, शांति से डांस करो बेटा, यहाँ से निकलने दो सबको, यहाँ से सबको निकलने दो। भले उन्होंने अपने टाइम पे बहुत कांड किए हों, कोई मतलब नहीं है, लेकिन अभी वो नेता बन जाते हैं। ठीक है ना, बहुत एकदम बहुत शुद्ध इंसान बन जाते हैं। तो इस तरह के नेताओं को हम क्या कहते हैं, स्वैच्छिक नेतृत्वकर्ता कहते हैं। आगे समझ में अच्छा लग रहा है कि नहीं, बोरिंग तो नहीं लग रहा है ना, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना आप लोग। ठीक है, चलिए, फैक्स के स्थान पर अब किसका प्रयोग किया जाता है। पहले फैक्स का यूज़ किया जाता था किसी भी चीज़ को पहुंचाने के लिए, हम क्या करते थे, फैक्स का यूज़ करते थे, उसकी फोटोकॉपी वहां पर निकल करके पहुंच जाती थी। अब किसका यूज़ करते हैं इसकी जगह पर, मोडेम का, ईमेल का, मोबाइल मैसेज का, फिर वीडियो कॉल का। तो सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ईमेल का यूज़ किया जाता है किसी भी डॉक्यूमेंट को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुँचाने के लिए। अब हम ईमेल का यूज़ करते हैं, पहले हम फैक्स का यूज़ करते थे। चलिए आगे बढ़िए, 33 नंबर, नेतृत्वकर्ता कर्मचारियों को निर्णय लेने में कैसे मदद कर सकता है। एक नेतृत्वकर्ता है, अपने आप को नेता बना लो, तुरंत बना लिया करो, जैसे हम कहें। ठीक है, अपने आप को नेता बना लिया। ठीक है, और आप यहाँ पर अच्छे वाले नेता हो। ठीक है, अच्छे वाले नेता। तो एक अच्छा नेतृत्वकर्ता कर्मचारियों को निर्णय लेने में कैसे मदद कर सकता है। निरंकुश होगा नहीं, अगर निरंकुश होगा तो आप खुद ही निर्णय लेगा, दूसरों के ऊपर लागू करेगा, किसी की नहीं मानेगा। ठीक है, प्रजातांत्रिक नेतृत्व कह सकते हैं या फिर अहस्तक्षेपी नेतृत्व कह सकते हैं। सही आंसर होगा अहस्तक्षेपी नेतृत्व, यानी कि अगर कोई कर्मचारी कोई डिसीजन ले रहा है तो उसमें अगर हस्तक्षेप नहीं करेगा तो उस कर्मचारी को डिसीजन लेने में, निर्णय लेने में आसानी होगी। तो निर्णय लेने में मदद करने वाला नेता कैसा होता है, अहस्तक्षेपी नेता होता है, इसे हम अहस्तक्षेपी नेतृत्व कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़िए, 34 नंबर देखिए, किसी संदेश को प्रेषक से प्राप्तकर्ता तक समझने योग्य रूप में प्रेषित करना क्या कहलाता है। अब वैसे तो आपने कोई भी मैसेज भेज दिया, एक जोक भेज दिया और उसको समझ में नहीं आ रहा, बेचारा हंसा ही नहीं, निराशा और आ गई, तो इसको हम संप्रेषण नहीं कहेंगे। ठीक है ना, संप्रेषण किसे कहते हैं, आपने संदेश भेजा। ठीक है, ये मान लो आप हैं, ठीक है, आप हैं और बहुत गम में हैं आप। ठीक है, और ये आपके वो हैं,
आपने ये भी गम में ही है, ठीक है, क्योंकि आप अगर नाखुश हैं तो ये भी नाखुश हैं। आपने कोई मैसेज भेजा और इन्होंने उस मैसेज को पढ़ा, ठीक है ना, और इन्होंने आपकी भावना को अगर समझ लिया तो हम इसे संप्रेषण कहेंगे, ठीक है ना। क्या कहेंगे? संप्रेषण कहेंगे। ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा, ठीक है। तो किसी संदेश को प्रेषक से प्राप्तकर्ता तक समझने योग्य रूप से अगर प्रेषित कर रहे हैं तो ऐसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? संप्रेषण कहते हैं। अगर सामने वाले को समझ में नहीं आया, उसने आपका रिप्लाई नहीं किया, तो समझ लीजिए हम उसको संप्रेषण नहीं कहेंगे। आगे समझ में? आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 35। 12वीं पंचवर्षीय योजना की समय अवधि क्या थी? फैक्ट वाला प्रश्न है, पूरे ऑप्शन नहीं पढ़ेंगे, सही आंसर आप लगा लीजिए। ऑप्शन नंबर डी, 2012 से 2017 तक की जो अवधि थी वो 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि थी। यही हमारी आखिरी पंचवर्षीय योजना थी, इसको समाप्त कर दिया गया, नीति आयोग स्थापित कर दिया गया। बाकी आगे का आप जानते हैं, ठीक है, अच्छे से पढ़ा रखा है, पीडीएफ में सब कुछ बता रखा है, नीति आयोग क्या है, योजना आयोग क्या है, कब चालू किया गया था। चलो एक कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो, बताइए योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? बोलो, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो, योजना आयोग की स्थापना कमेंट करना है, ठीक है। चलिए, प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रधानमंत्री कौन थे? सिंपल सा प्रश्न है, बताइए क्या होगा इसका आंसर? लाल बहादुर शास्त्री जी, नरेंद्र मोदी जी, जवाहरलाल नेहरू जी या फिर अटल बिहारी वाजपेयी जी। जल्दबाजी में कंफ्यूज नहीं होना है, सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जवाहरलाल नेहरू। अब बहुत सारे लोग क्या करेंगे, प्रथम पढ़ लेंगे, पंचवर्षीय योजना नहीं पढ़ेंगे, सोचेंगे प्रथम नीति आयोग के अध्यक्ष कौन थे, नरेंद्र मोदी लगा करके चले आ जाएंगे, ठीक है ना। ध्यान रखना, नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष नरेंद्र मोदी जी हैं। योजना आयोग के या फिर प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान कौन प्रधानमंत्री थे? तो वो आपके जवाहरलाल नेहरू थे। ध्यान रखना, ठंडे दिमाग से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। बहुत सिंपल प्रश्न है, लेकिन जल्दबाजी अगर होगी तो गलत हो जाएगा, ठीक है। चलिए 37, विकास प्रक्रिया का दूसरा चरण क्या होता है? आपको विकास प्रक्रिया के बारे में पीडीएफ में बता रखा है, इसी का दूसरा चरण पूछा है, बताइए। लक्ष्य निर्धारण, आवश्यकता की पहचान, संसाधनों का आकलन या फिर विकल्पों पर विचार। सही आंसर आप लगा लीजिए, हम बता दें आपको, सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दूसरा जो चरण होता है वो लक्ष्य निर्धारण होता है। सबसे पहले आप कहीं पर जाएंगे, मान लीजिए आप गए मोहल्ले में, ठीक है, आप यहाँ के पार्षद हैं, आप मोहल्ले में गए, नालियाँ टूटी फूटी हैं, यहाँ पर क्या हो रहा है, जल भराव हो रहा है, ठीक है। तो आप क्या कहेंगे, यहाँ पर हमको गड्ढों की भरने की आवश्यकता है। तो पहला चरण क्या हो जाएगा, पहला चरण आप क्या काम करेंगे, पहले चरण में आप आवश्यकता की पहचान करेंगे कि ज़रूरत किस चीज़ की है। तो ज़रूरत है यहाँ पर गड्ढों को भरने की, नालियों को सही करने की। उसके बाद में आप अपने लक्ष्य का निर्धारण करेंगे कि हाँ, हम इतने दिनों में इन गड्ढों को भरवा लेंगे और नालियों को बनवा लेंगे। तो दूसरा चरण क्या होता है, लक्ष्य निर्धारण होता है। पहला चरण क्या होता है, आवश्यकता की पहचान होता है, ठीक है। चलिए, उसके बाद में आप संसाधनों का आकलन करेंगे, फिर अगर संसाधन से काम पूरा हो जाता तो ठीक है, नहीं तो फिर उसके बाद में विकल्पों का, अन्य विकल्पों का आप विचार करेंगे, ठीक है। चलिए 38, देखो, किस योजना का उद्देश्य गरीबी रेखा के नीचे परिवारों को गुणवत्तापूर्ण आपातकालीन डिलीवरी सेवा प्रदान करना था? बताइए कौन सी ऐसी योजना है जिसका काम क्या था, डिलीवरी सेवा आपातकालीन। जननी सुरक्षा योजना, मंगल दिवस योजना, लाडली लक्ष्मी योजना या फिर कोई नहीं? सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, जननी सुरक्षा योजना का मुख्य उद्देश्य था क्या करना, आपातकालीन डिलीवरी सुविधा उपलब्ध कराना। आगे बढ़िए 39, देखो बैंकिंग में घुस के आ गया, ठीक है। 39, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक आरआरबीज की स्थापना किस वर्ष की गई थी? बताइए, 1955, 1965, 1975, 1985। चलिए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, 1975 में आरआरबी यानी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना की गई थी, ठीक है। और नाबार्ड की स्थापना कब की गई थी? पहले आपको बता चुके हैं, नाबार्ड की स्थापना 1982 में की गई थी, ठीक है। नाबार्ड क्या काम करता है, जो काम आरबीआई, नेशनलाइज बैंक, एसबीआई, यूको बैंक, इन सब के लिए करता है, वही काम नाबार्ड आरआरबीज के लिए करता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो, ये आपका जो मैनेजियल स्किल है, ठीक है ना, जो सामान्य प्रबंधन है, इसमें क्या होता है कि सारी चीज़ें आपसे पूछ सकते हैं, बैंकिंग भी आपसे पूछ सकते हैं, ठीक है, वो भी मैनेजियल स्किल के अंतर्गत आती है। और जो आपके सिलेबस में नहीं दिया है वो भी पूछ सकते हैं, जैसा कि इससे पहले जो सामान्य प्रबंधन वाला जो पोर्शन है ये पटवारी में पूछा गया था, ठीक है ना। और पटवारी में क्या पूछ लिया था, बैंकिंग में, मतलब बैंकिंग पूरी पूछ ली थी। बताइए सीआरआर क्या होता है, एसएलआर क्या होता है, ये सब पूछ लिया था। बच्चे एकदम घबरा गए कि ये क्या आ रहा है सर। फिर हमने उस टाइम पे सीआरआर और एसएलआर की अलग से वीडियो बनाई थी, छोटी छोटी वीडियो बना करके, क्लिप बना के हमने डाल दी थी, ठीक है ना। अगर आप अभी भी चाहते तो देख सकते हैं, एमपी पटवारी सीआरआर बाई सक्सेस जंक्शन सर्च करना, आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो अगर आपके एग्जाम में ऐसा कुछ भी आता है तो हम तुरंत छोटी छोटी वीडियो बना करके अपलोड कर देंगे, समझ गए।
तो इसीलिए एग्जाम एनालिसिस जो होगा वो आपको देखना जरूरी होगा। कुछ भी अगर एक्स्ट्रा आता है, आउट ऑफ सिलेबस आता है, तो हम उसकी वीडियो भी बना करके आप लोगों को बता देंगे। वैसे हमारा फेसबुक पेज है सक्सेस जंक्शन के नाम से, उसको जरूर आप लोग सर्च करके ज्वाइन कर लेना। वहाँ पर छोटे छोटे आर्टिकल्स हम डालते रहते हैं। जैसे कि अभी कल हमने डाला था कि भाई निकट दृष्टि दोष क्या होता है, दूर दृष्टि दोष क्या होता है, दोनों का अंतर क्या होता है, कौन से लेंस का यूज करते हैं। तो ये सब छोटे छोटे आर्टिकल्स लिख करके हम वहाँ पर डालते रहते हैं, तो आप लोग सर्च कर लेना, ठीक है ना। फेसबुक पर सर्च करना सक्सेस जंक्शन, अपना वही प्ले बटन वाला फोटो डाला होगा, ठीक है। और 1K ज्वाइन वाले जो है 1K उसमें सब्सक्राइबर होंगे, आप लोग उसको ज्वाइन कर लेना। वहाँ पर छोटे छोटे आर्टिकल्स हम डालते रहते हैं। चलिए 1975 हो गया। आगे देखिए, समाज में व्यवहार के अलिखित नियम क्या कहलाते हैं, यानी कि जो नियम लिखे नहीं गए हों उनको हम क्या कहते हैं व्यवहार के बारे में। कानून कहते हैं, मानदंड कहते हैं, या फिर मूल्य कहते हैं, प्रतिबंध कहते हैं। तो जो अलिखित होते हैं उनको हम कहते हैं मानदंड, ठीक है। क्या कहते हैं, मानदंड। कि इस बात का एक मानदंड तय कर दीजिए कि जो लोग भी ऐसा काम करेंगे वो इस समाज में मतलब नहीं रहेंगे या फिर इस समाज के बाहर हो जाएंगे। तो ऐसा कहीं कोई किताब में तो नहीं लिखा है, बस बुजुर्गों ने कह दिया तो बस वही फॉलो हो रहा है, ठीक है। तो इसको हम मानदंड कहते हैं। बाकी कानून वगैरह, पूरे संविधान वगैरह सब कुछ किताबों में लिखा है, किस पर क्या प्रतिबंध रहता है, सारे नियम कानून कायदे लिखे हुए हैं, लेकिन मानदंड कहीं पर लिखे हुए नहीं है, ठीक है। 41, इनमें से कौन सा एक संचार प्रक्रिया का चरण नहीं है। शोर, एनकोडिंग, फीडबैक, चैनल। तो सबको पता है जो शोर होता है वो संचार प्रक्रिया का बाधक होता है, जबकि उसमें शामिल नहीं होता है, उसका क्या होता है, बाधक होता है। तो शोर ही इसका बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए देखो ये आ गया, स्थानीय नेता या नेतृत्वकर्ता की भूमिका कौन निभाता है। अभी आपको बताया था ना हमने, कौन निभाता बताइए। शिक्षक, मार्गदर्शक, प्रशिक्षक, या फिर उपयुक्त सभी। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, ये सभी लोग जो हैं वो स्थानीय नेतृत्वकर्ता की भूमिका निभाते हैं। इसमें वो मार्गदर्शक वाले अंकल जी भी शामिल होंगे जो कि डीजे पार्टी में सबको रास्ता दिखा रहे हैं कि सब लोग इधर से जाओ, यहाँ पर डांस करो, यहाँ पर मत करो, ठीक है। तो वो भी मार्गदर्शक भी इसमें शामिल होते हैं। तो मार्गदर्शक, शिक्षक, प्रशिक्षक सब लोग शामिल होते हैं। आगे बढ़िए 43, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की शुरुआत कब की गई थी। फैक्ट वाला प्रश्न है। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए 2011 में शुरू किया गया। कहीं कहीं पर आपको 2010 मिलेगा, 2010 और 2011 एक साथ में कभी नहीं मिलेगा। 2010 दिया तो 2010 आंसर होगा, लेकिन माना जाता है सबसे सही जो है वो 2011 है, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए 44, देखो 44, नीति आयोग की रिपोर्ट 17 जुलाई 2023 के अनुसार 17 जुलाई 2023 को नीति आयोग ने एक रिपोर्ट जारी की थी। भारत का दूसरा सबसे गरीब राज्य कौन सा है बताइए। मध्य प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड, आंध्र प्रदेश। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी झारखंड, ठीक है। पहला कौन सा है, बिहार है, बताया था ना, बिहार है पहले स्थान पर। और बिहार का ही पड़ोसी कौन है, झारखंड है। तो पहले स्थान पर बिहार, दूसरे स्थान पर झारखंड। आगे बढ़िए अगला 45, भारत किस प्रकार की अर्थव्यवस्था वहन करता है, यानी भारत में अर्थव्यवस्था किस प्रकार की है। पिछड़ी हुई है, विकसित है, जटिल है, विकासशील है। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, अभी हम विकासशील हैं। हम विकास अभी तक लगातार कर रहे हैं, यानी कि हम पिछड़े हुए नहीं हैं, जटिल नहीं हैं, विकसित अभी हो नहीं पाए हैं, विकासशील वाले दौर में हम चल रहे हैं। आगे बढ़िए, यहाँ से शुरू होता है आपका बाल विकास, ठीक है, जिसे हम बालक शिक्षा एवं देखभाल कहते हैं। चलिए देख लेते हैं 46, विकासशील भ्रूण के गर्भाशय के परत से जुड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। यानी जो भ्रूण विकासशील अवस्था में है 6 से 10 दिन के बाद में वो गर्भाशय में आकर के उसकी दीवार से चिपक जाता है, फिर सारी प्रक्रिया आगे की चालू होती है। तो इस अवस्था को हम क्या कहते हैं, यह प्रक्रिया क्या कहलाती है। भ्रूण निर्माण कहलाती है, निषेचन कहलाती है, गर्भ निर्माण, या फिर इम्प्लांटेशन। सही आंसर हो जाएगा, इसको हम इम्प्लांटेशन कहते हैं। यानी कि वो जो भ्रूण है वो इम्प्लांट हो गया, ठीक है ना, कहते हैं वो जो भ्रूण आया था वो भ्रूण यहाँ पर आकर के इम्प्लांट हो गया, यानी कि गर्भाशय की परत से गर्भाशय की दीवार से चिपक गया है, जुड़ गया है, इसी को हम इम्प्लांटेशन कहते हैं। चलिए आगे बढ़िए 47, देखिए किस अवधि में शिशु के शरीर का आकार और उसकी शारीरिक संरचना में नाटकीय वृद्धि होती है, यानी कि अचानक से वृद्धि होती है। कौन सी अवस्था होती है, अंडाणु की अवधि, भ्रूण की अवधि, युग्मनज की अवधि, या फिर गर्भ की अवधि। आइए आंसर देखें। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, गर्भ की अवधि में अचानक से उसमें परिवर्तन होने लगता है। कभी उसका पैर बन जाता है, सर बन जाता है, फिर आप एकदम से घबरा जाते हो कि ये क्या बन रहा है, फिर पता चलता है अरे ये तो इसका पैर है, अरे ये तो इसका हाथ है। तो ये जो नाटकीय वृद्धि होती है ये गर्भ की अवधि के दौरान होती है। आगे बढ़िए 48, और तेजी से वृद्धि होती है। 48, किस प्रकार के प्रशिक्षक माता पिता को कम लागत वाले खेल उपकरण विकसित करने में मदद करते हैं। ठीक है, ये ऐसे लोग आपको बहुत देखने को मिलेंगे। चलिए आंसर देखते हैं फिर समझाते हैं आपको। देखो, स्कूली शिक्षक, घरेलू आगंतुक, टीचर एजुकेटर, या फिर इनमें से कोई नहीं। आंसर देखें फिर समझाएं। सही आंसर बी, घरेलू आगंतुक। देखिए क्या कह रहा है, किस प्रकार के प्रशिक्षक माता पिता को कम लागत वाले खेल उपकरण विकसित करने में मदद करते हैं। मतलब कि आपका मन है, देखो ये आप हैं, ठीक है, ये आप हैं, छोटे से नन्हे से मुन्ने से बच्चे हैं, और ये आपके माता पिता हैं, ठीक है।
ये बड़े हो जाएंगे, ठीक है। ये आपके माता पिता हैं, बैठे हुए हैं बढ़िया से। यहाँ से आपके पड़ोसी आ गए या रिश्तेदार आ गए, बुआ आ गए, चाचा आ गए, ताऊ आ गए, ठीक है ना। आपने खिलौने की डिमांड की, पापा हमको ये वाला खिलौना दिला दो, मतलब कि आपने कहा पापा हमको ये कार दिला दो, ये जो कार इलेक्ट्रिक कार होती है वो कार दिला दो, ठीक है। अब पापा पूछेंगे उनसे, चाचा से, बुआ से, उनसे पूछेंगे कि यार बच्चा कार मंगा रहा है और कार तो बहुत महंगी है, 500 रुपये की है, बताओ हम इसको क्या दिला दें। तो देखो क्या कहेंगे, कम लागत वाले खेल उपकरण विकसित करने में कौन मदद करेगा? वो जो चाचा ताऊ जो घरेलू आगंतुक है ना, वो लोग कहेंगे एक काम करो ना, एक डिब्बा ले लो, डिब्बे के नीचे 4 जो है पहिया जोड़ दो और एक इसमें रस्सी बांध दो और बोल दो बेटा ये कार है, ठीक है ना। तो क्या किया, जुगाड़ कर दिया, कम लागत में खेल उपकरण तैयार कर दिया। ये काम कौन करते हैं? जो घरेलू आगंतुक होते हैं, जो अपने आस पड़ोस के लोग होते हैं, वो ये काम करते हैं। स्कूली शिक्षक ऐसा नहीं बताएगा कि पैसा कम खर्च करो, टीचर एजुकेटर ऐसा नहीं बताएंगे। हाँ, लेकिन घरेलू आगंतुक जो होते हैं, चाचा ताऊ मामा चाचा, ये जो लोग होते हैं, ये लोग ये काम करते हैं। तो यही आपसे पूछा है कि माता पिता को कम लागत वाले खेल उपकरण विकसित करने के में कौन मदद करेगा? जो घरेलू आगंतुक होंगे वो मदद करेंगे। आ रहा है समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं। 49 देखिए, देखो 49, इनमें से किसमें एचआईवी संक्रमण के चपेट में आने का उच्च जोखिम होता है? इनमें से कौन सा ऐसा है जो एचआईवी के संक्रमण में बहुत जल्दी संक्रमित हो सकता है? पेशेवर कर्मी, नशीली दवा का सेवन करने वाले, बार बार रक्त चढ़वाने वाले व्यक्ति, या फिर उपरोक्त सभी? सही आंसर ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। आपको बता देते हैं कैसे। पेशेवर कर्मी से तात्पर्य है कि मान लीजिए कोई हॉस्पिटल में काम कर रहा है, ठीक है ना, मान लीजिए कोई नर्स है, ठीक है, कोई दवासाज है, ठीक है, वो लोग काम कर रहे हैं तो इनको भी ज़्यादा खतरा होता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर बहुत सारी निडल्स वगैरह डली रहती हैं, सुई वगैरह, कभी किसी को चुभ गई, कभी किसी के लग गई। तो आपको पता है एचआईवी निडल सुई के चुभने से लग सकता है संक्रमित, तो इन लोगों को संक्रमण का खतरा ज़्यादा रहता है। नशीली दवा का सेवन करने वाले, नशीली दवा जानते हो, वो जो इंजेक्शन लगा लेते हैं अपने नस में और फिर टुल्ल हो जाते हैं, ठीक है, तो उनको भी खतरा रहता है। उसके बाद बार बार रक्त चढ़वाने वाले, जिनको रक्त की कमी हो जाती है, बार बार रक्त चढ़वाते हैं, हालांकि बहुत मतलब कि सावधानी से रक्त चढ़ाया जाता है, सब चेक करके चढ़ाया जाता है, लेकिन खतरा तो रहता है, ठीक है। तो इन सब को एचआईवी संक्रमण का खतरा सबसे ज़्यादा रहता है। आगे बढ़िए 50 नंबर, भ्रूण की अवधि कितनी होती है? यानी कि भ्रूणावस्था की एज आपसे पूछी है, बताइए कितनी होती है? 2 से 14 सप्ताह, 2 से 8 सप्ताह, 2 से 20 सप्ताह, 2 से 24 सप्ताह? सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, 2 से 8 सप्ताह की जो अवधि होती है वो हम भ्रूणावस्था की अवधि मानते हैं। आगे बढ़िए 51, 51 क्या है? उंगली के संचालन में शामिल छोटी मांसपेशियों के उपयोग को क्या कहा जाता है? तो जो उंगली अपन ऊपर नीचे करते हैं ना, तो हम इसकी संचालन में मांसपेशियां जो यूज होती हैं, छोटी मांसपेशियां, इनके उपयोग को क्या कहते हैं? ग्रॉस मोटर गतिविधि, फाइन मोटर गतिविधि, लोकोमोटर गतिविधि, या फिर इनमें से कोई नहीं? ऑप्शन नंबर बी, फाइन मोटर गतिविधि हम इनको कहते हैं, उंगलियों के संचालन को। 52 देखिए, किस मनोवैज्ञानिक ने अचेतन मन के ऊपर बल दिया था? यानी मन जो है वो अचेतन होता है, यह किस वैज्ञानिक के द्वारा कहा गया था? फ्रायड महोदय, जीन पियाजे, कोहलर, कोई नहीं? सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, फ्रायड महोदय के द्वारा यह कहा गया था। आगे बढ़िए 53 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल है? सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल का अर्थ है कि बारीक काम कोई आप कर रहे हो तो वो सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल के अंतर्गत आएगा। चलिए 4 ऑप्शन देखिए, बताइए इनमें से कौन सा काम बारीकी से आप करते हैं, बहुत ध्यान लगाना पड़ता है? लिखना, कूदना, दौड़ना, तैरना, बताइए। सही आंसर आपने लगा लिया होगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगर आप लिखेंगे तो हम इसको सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल कहेंगे। बहुत बारीकी से अक्षर एकदम राइटिंग बना बना करके आप लिखते हैं। बताइए किसकी राइटिंग अच्छी है? सबसे अच्छी राइटिंग किसकी है बताइए? राइटिंग मेरी राइटिंग तो आप देख रहे हो, ठीक है ना, मैं तो भाई अपनी बड़ाई नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। हाँ, ड्राइंग बता सकते हैं मेरी ड्राइंग कैसी, ये भी आप लोग बता देना, ठीक है ना। बाकी राइटिंग तो आप देख रहे हो, ठीक है। तो किसकी किसकी राइटिंग अच्छी है कमेंट बॉक्स में बताना। सर मेरी राइटिंग अच्छी है, बहुत अच्छी राइटिंग है। मैडम जी मुझसे बहुत खुश होती थी जब हम इमला लिख करके लाते थे, ठीक है ना, 1 पेज नकल लिख करके लाते थे, ठीक है। बचपन के दिन याद आ गए होंगे, ठीक है ना। कितने लोगों की पिटाई हुई है बचपन में, बताइए। दर्शन शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? बहुत सिंपल प्रश्न, फैक्ट वाला है। अरस्तु महोदय को दर्शन शास्त्र का जनक कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, 55 नंबर देखते हैं, टाइम आपको अपन को बचाना है, ठीक है। चलिए 55 नंबर, थॉमस पी ग्रीन के अनुसार शिक्षण एक शिक्षक का कार्य है जो बच्चे के किस गुण के लिए आवश्यक है? यानी कि अगर शिक्षक किसी बच्चे को शिक्षण दे रहा है तो किसके लिए आवश्यकता इसकी पड़ती है शिक्षण की? अधिगम के लिए, प्रशिक्षण के लिए, मूल्यांकन के लिए, विकास के लिए? सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, बच्चे के विकास के लिए शिक्षण सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। ये सारी चीज़ें महत्वपूर्ण होती हैं, ठीक है, लेकिन विकास के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण शिक्षण होता है, ठीक है। आगे बढ़िए 56, इनमें से कौन सा एक बाल्यावस्था का काल नहीं है? बताओ इनमें से कौन सा बाल्यावस्था का काल नहीं है? पूर्व बाल्यावस्था, पश्च बाल्यावस्था, मध्य बाल्यावस्था, या फिर उत्तर बाल्यावस्था? सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, पश्च बाल्यावस्था किसी भी प्रकार की बाल्यावस्था का काल नहीं होता है, ठीक है। बाल्यावस्था का प्रकार नहीं होता है, बाकी ये तीनों बाल्यावस्था के प्रकार हैं। आगे बढ़िए भाई,
चलो 57 देखते हैं। देखो कौन सा है 57। प्रगतिशील शिक्षा में पाठ्यचर्या के लिए किस उद्देश्य को महत्व देते हैं? ठीक है, जो प्रगतिशील शिक्षा होती है आप उसको उसमें पढ़ा रहे हैं तो इसमें किसका महत्व देंगे आप? रटने की स्मृति को नहीं। रटना कभी भी नहीं पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव होता है, तुरंत काट देंगे। सत्ता के प्रति अनुकूलता नहीं। सत्ता किसी पर आपको सत्ता स्थापित नहीं करनी है, किसी पर फोकस मतलब किसी पर जोर जबरदस्ती नहीं करनी है। आलोचनात्मक चिंतन, हाँ इसको हम कह सकते हैं। ये क्या होता है? क्रिटिकल मेंटेलिटी होती है, यानी कि आलोचनात्मक चिंतन होता है। अगर आपके सामने कोई कार्य आ गया तो आप उसके बारे में उसका पूरा पूरा खोज कर लेंगे। ठीक है, मान लो पार्ले जी है ना, तो आप इसका पूरा पता करेंगे पार्ले जी से क्या फ़ायदा होता है, क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। तो क्रिटिकल थिंकिंग, आलोचनात्मक चिंतन प्रगतिशील शिक्षा में मुख्य उद्देश्य होता है। आगे बढ़िए 58। देखो, निम्नलिखित में से किसके द्वारा पिछड़े बालकों के लिए शैक्षिक उपलब्धि की अवधारणा दी गई थी? बताओ। सोनेल महोदय के द्वारा, बर्टन हॉल के द्वारा, गोल्टन के द्वारा, फिर सिरिल बर्ट के द्वारा। बताइए किसके द्वारा पिछड़े बालकों के लिए शैक्षिक उपलब्धि की अवधारणा दी गई थी? फैक्ट वाला प्रश्न है, ऑप्शन डी सिरिल बर्ट महोदय के द्वारा दी गई थी। ठीक है, और एक निवेदन और आप लोगों से है, आपको पढ़ने में अच्छा लग रहा है, ठीक है, कोई आपसे यूट्यूब पर फ्री पढ़ा रहे हैं, कोई चार्ज तो ले नहीं रहे हैं, ठीक है, केवल नोट्स का चार्ज लेते हैं और वो इसलिए लेते हैं क्योंकि जो टीम आपको नोट्स प्रोवाइड कर रही है भाई उसको सैलरी वगैरह भी तो देना रहता है ना। तो थोड़ा सा मिनिमम चार्ज है 199 रुपये कंप्लीट। 199 में कोई भी इतनी चीज़ें आपको उपलब्ध नहीं कराएगा, ये गारंटी है। यूट्यूब पर आपको हम फ्री पढ़ा रहे हैं, फ्री प्रैक्टिस करा रहे हैं, सब समझा रहे हैं। तो बस एक ही चार्ज आपसे लेंगे, जब आप एग्जाम सेंटर से बाहर निकल करके आएँ, आपके क्वेश्चन अच्छे हों, आपने अच्छा नंबर लेकर के आए हैं या जो भी हो, आपसे बहुत सारे लोग पूछने आते हैं कि बताओ पेपर कैसा गया कैसा नहीं गया, किससे पढ़ा कहाँ से पढ़ा। तो भाई उसमें नाम जरूर लेना, ठीक है ना, सक्सेस जंक्शन वाले शुक्ला सर का नाम जरूर लेना, ठीक है, यही आपकी गुरुदक्षिणा होगी। ठीक है, अगर आपको पढ़ाई अच्छी लग रही है तो बताना हाँ सर शुक्ला सर से पढ़ा था, फ्री में पढ़ा था, यूट्यूब पर पढ़ा था, बहुत अच्छा लगा, हमारे इतने नंबर आए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, और अपने प्रश्नों को आपको जरूर भेजना है, जितने भी प्रश्न आपको याद रहेंगे। ठीक है, चलिए बाकी अन्य लोगों का जब एडमिट कार्ड आएगा तो हम तुरंत आपको बताएंगे, जैसे आज सुबह हमने वीडियो बना के बताया था आपको। चलो भाई 59। बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा प्रदान करना निम्न में से किस प्रकार का अधिकार है? किस अधिकार के अंतर्गत ये कहा गया है कि बच्चों को निःशुल्क सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी? कौन सा अधिकार है? मौलिक अधिकार, कानूनी अधिकार, विलक्षण अधिकार या फिर इनमें से कोई नहीं? सही आंसर ऑप्शन नंबर ए है, मौलिक अधिकार है। मौलिक अधिकार में कोई भी चीज़ अगर डाल देते हैं तो फिर उस पर आप जो है केस कर सकते हैं। अगर सरकार के द्वारा आपको मुफ्त शिक्षा नहीं प्रदान कराई जा रही है, 6 वर्ष तक के बालकों को अगर नहीं प्रदान कराई जा रही है, 6 से 14 वर्ष तक के बालकों को, तो वो लोग केस कर सकते हैं सरकार के ऊपर, क्योंकि ये हमारा मौलिक अधिकार है कि हमको ये सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए। तो मौलिक अधिकार में जो भी चीज़ें हैं अगर आपको उपलब्ध नहीं हो रही हैं तो आप उसके खिलाफ आवाज़ उठा सकते हैं। वहीं पर जो नीति निर्देशक तत्व हैं, डीपीएसपी में जो भी चीज़ें हैं आप उनके खिलाफ आवाज़ नहीं उठा सकते हैं। ये सरकार का मन है, ये राज्य का मन है कि डीपीएसपी में दी गई चीज़ें आपको दे या ना दे, वो उसका मन है, लेकिन मौलिक अधिकार में उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। अंतर समझ में आ गया डीपीएसपी और मौलिक अधिकार में? आगे बढ़ते हैं। 60 नंबर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना भाई क्लास कैसी लग रही है। 60 नंबर, एनआरएचएम के तहत कितने ग्रामीण लोगों पर आशा कार्यकर्ता को नियुक्त किया जाएगा? यानी एक गांव में कितने लोग होने चाहिए जिस पर कि एक आशा कार्यकर्ता को बनाया जाता है? 1000, 250, 300, 1500? सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, 1000 पर, प्रति 1000 पर जो है आशा कार्यकर्ता को नियुक्त किया जाएगा। चलो भाई बताओ 60 में से कितने नंबर आपके आए हैं? हम आपको कट ऑफ बता देते हैं। अगर 41 से लेकर के 45 के बीच में हैं तो आप बहुत अच्छी मतलब सेफ जोन में हैं, बहुत अच्छा आपका स्कोर चल रहा है। ठीक है, इससे कम वाले जो हैं थोड़ी बहुत समस्या हो सकती है, ठीक है ना, लेकिन आप लोग तैयारी करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये जो पेपर था वो थोड़ा सा ईजी लेवल का था, ईजी से लेकर के मॉडरेट में था, ज़्यादा कठिन नहीं था। कोई मैथ रीजनिंग आज हमने ज़्यादा कठिन नहीं रखी थी, तो ईजी टू मॉडरेट था। ऐसा पेपर भी आपको देखने को मिलेगा, हर एक स्थिति के लिए हम आपको तैयार कर रहे हैं। ठीक है, चलिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी आपको बता रखा है सुपर मैराथन आपकी आने वाली है, चारों सब्जेक्ट के 300 लगभग प्रश्न हम आपको करवाने वाले हैं, जो वीवीआईपी होंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होंगे, उन प्रश्नों को सुपर मैराथन में हम कवर करने वाले हैं। आज शाम को 6 से 8 के बीच में ये क्लास आ सकती है। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नीचे टेलीग्राम चैनल की लिंक दी गई है सक्सेस जंक्शन लाइव के नाम से, उसको ज्वाइन कर लेना। वहाँ पर हम टाइमिंग डालते रहते हैं, मान लीजिए टाइमिंग चेंज हो गई तो वहाँ पर हम बता देते हैं इतने बजे क्लास आएगी, ठीक है ना, तो उसको आप लोग ज्वाइन कर लेना। बाकी नीचे लिंक भी दी गई है, और फेसबुक पेज को जरूर ज्वाइन कर लेना, सक्सेस जंक्शन के नाम से सर्च करेंगे तो मिल जाएगा। फेसबुक हर कोई चलाता है, ठीक है, वहाँ पर हम छोटे छोटे आर्टिकल्स डालते रहते हैं, जिसको आप लोग पढ़ करके भी अपनी तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब नए टॉपिक पर हम वहाँ पर डालने वाले हैं, टीकाकरण के बारे में अभी आर्टिकल डालेंगे थोड़ी देर में, आप लोग जाकर के वहाँ पर पढ़ लेना। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।